हेलो बच्चों, गैंग्स ऑफ टॉपर वेलकम्स यू। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग अप टू राइस पढ़ चुके थे। उसमें बेसिकली हमने पढ़ा था व्हाट इज एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ क्रॉप पैटर्न्स, क्रॉप सीजन्स। तो अब उसके आगे पढ़ेंगे, वीट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीट क्या है? वीट जो है सेकेंड स्टेपल फूड है इंडिया का। पहला स्टेपल फूड क्या था? राइस, जो मैंने कल पढ़ा दिया था। तो अब क्या है कि सेकेंड मोस्ट स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा खाने वाला है, लेकिन सेकेंड नंबर पे भारत में खाया जाता है। पहला था चावल मतलब राइस, अब क्या है? अब है मेरा वीट। तो अब हमको पढ़ना है वीट के बारे में कि वीट कहाँ कहाँ होता है। अब इसे पहले भी मैंने बताया था पहले स्लाइड में। तो ये वीट क्या है? वीट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है और ये मेनली जो है, देखिए ये कैसा होता है। देखिए आपने वीट तो देखा ही होगा, ये उसका खेत है। तो ये क्या है? वीट। तो वीट जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है, स्टेपल फूड है। मेन इसका जो होता है वो कहाँ ज्यादा इसका फसल होता है? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारे कंट्री में, और ये मेनली वहाँ का फूड क्रॉप है। मेनली वहाँ के लोग ज्यादा इसको पसंद करते हैं खाना, और वहाँ पे ज्यादा मात्रा में इसको लोग खाते हैं। इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए? कूल टेम्परेचर चाहिए, मतलब इसको, इस फसल को कूल टेम्परेचर चाहिए। फिर इसको चाहिए ब्राइट सनशाइन। जब इसका कटाई होता है, जब इसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, रिपनिंग करते हैं, तो उसमें इसको ब्राइट सन टेम्परेचर चाहिए, ताकि उस समय उसका फसल जो है ना वो खराब मत हो, अच्छे से मेरा फसल पक पाए, रिपनिंग हो पाए। 75 से मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए, रेनफॉल चाहिए। और ये जनरली कहाँ कहाँ है, मतलब किस किस जोन में फाइंड होता है? तो गंगा सतलज प्लेन्स, ब्लैक सॉइल रीजन, दक्कन प्लेट्यू रीजन, इस एरिया में फाइंड होता है। और ये कौन कौन से स्टेट में होता है? स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में आपको आ जाता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगला स्लाइड क्या है? मिलेट। मिलेट का हिंदी में अगर बोलेंगे एक सिंपल सा भाषा में, तो मोटा अनाज। ये मिलेट होता बड़ा अच्छा है, खाने में उतना टेस्टी नहीं होता है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स है जो इंडिया में होता है। और ये कोर्स ग्रेन है, वही जो मैंने कहा ना मोटा अनाज है, और इसका बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया। तो अभी 2023 में ना मिलेट ईयर है, यूएनओ जो यूएन है वो उस हिसाब से 2023 मिलेट ईयर है। और इसको मतलब ये भारत के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि भारत इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कहीं ना कहीं सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है इसमें। तो मिलेट का ये इंपॉर्टेंस है। और मिलेट का देखिए कि मिलेट में ज्वार, बाजरा, रागी। तो ज्वार क्या है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया प्रोडक्शन। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने बताया आपको, पहला राइस है, सेकेंड वीट है, और थर्ड क्या है मेरा? ज्वार है, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन के मामले में भी, और इसका जो एरिया जो फैला हुआ उस मामले में भी लोग इसको यूज करता है। मतलब किस किस एरिया में यूज होता है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, और ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर भी हम लोग हैं। और ये जनरली रेनफेड रीजन में होता है जहां मतलब पानी कम आता है, जहां बेसिकली ड्राई रीजन होता है। और इसको मॉइस्ट, लेकिन इसको मॉइस्ट एरिया चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए थोड़ा सा, लेकिन ड्राई रीजन में भी ये फसल होता है। मेनली क्या होता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और एमपी में, मध्य प्रदेश में। बाजरा क्या है? तो ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल, मतलब इसको बोलते हैं बालुई मिट्टी। जो सैंडी सॉइल होता है उसमें ये मतलब होता है, और ब्लैक सॉइल में होता है जनरली इसका फसल। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में, वहां पे गर्मी भी है, और वहां पे आपको सैंडी सॉइल भी पाया जाता है। यूपी में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में। अगला देखिए रागी। रागी क्या है? रागी जो है ना मेरा, वो भी एक तरह का मिलेट के फॉर्म में, मतलब एक तरह का मिलेट ही है। और ये ड्राई रीजन में फाइंड होता है, मतलब ड्राई रीजन में ये इसका फसल होता है। ये जनरली ब्लैक सॉइल में भी होता है, सैंडी सॉइल में भी होता है, और आपको रेड सॉइल में। इसका फीचर ये है कि ये तीनों के तीनों सॉइल में हो जाता है। हाँ, इसका ये क्वालिटी है इसका रागी का, कि ये रेड सॉइल में भी होता है, ब्लैक सॉइल में होता है, सैंडी सॉइल में होता है, लूमी सॉइल मतलब वही हो गया सैंडी, और लूमी सॉइल का मतलब कि जो सॉइल आपको बालुई मिट्टी होता है। और ये मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं प्रोड्यूस करने के? तो इसके मेजर स्टेट्स है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। कि अगला क्या? मिलेट, बस उसी का पिक्चर फॉर्म में, सेम वही चीज है।
रागी इसको बोलते हैं, ज्वार ये है, बाजरा वही ये है। बस इसको पिक्चर के फॉर्म में दिखाया ताकि आपको समझ आ सके क्या क्या है। ये सेम चीज है, वही जो उस स्लाइड में लिखा है, इस स्लाइड में भी सेम टू सेम चीज है। बस इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इसका ना न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा होता है, मतलब ज्यादा होता है, और ये बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, हेल्थी के लिए, मतलब बॉडी के हेल्थ के लिए। अब आते हैं मेज। मेज का मतलब क्या होता है? मक्का, इसको बोलते हैं मकई। मकई जो बोलते हैं कॉर्न, पॉपकॉर्न या स्वीट कॉर्न, ये कॉर्न होता है। ये क्या है? खारिफ क्रॉप है, मतलब इसको पानी चाहिए, मतलब ये जनरली पानी के सीजन में लगता है, ऐसा खारिफ क्रॉप का फीचर्स है, खारिफ क्रॉप है। टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है? 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक चाहिए तापमान इसको। इसको एक चीज और है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल चाहिए, मतलब इसको जो मिट्टी चाहिए वो ओल्ड एलुवियल चाहिए, मतलब अच्छा तरह की मिट्टी चाहिए। ये दोनों तरह का यूज होता है, एज अ फोडर, एज अ फूड। मतलब फूड का मतलब हम लोग इसको खाते भी है एज अ पॉपकॉर्न, या एज अ इसका बहुत लोग मकई का रोटी भी बनाता है, मकई का चावल बनता है, और भी इसका बहुत सारा चीज बनता है। स्वीट कॉर्न बनता है या बेबी कॉर्न जो होता है, तो ये सब इसको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। और एज अ फॉडर का मतलब हो गया एज अ चारा, गाय भैंस बकरी के लिए इसको बकरी का खाना भी मतलब होता है, ये एज अ चारा, एज अ फॉडर यूज होता है। ये कौन कौन सा मेजर स्टेट्स है जहां ये प्रोड्यूस होता है? तो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। यहाँ पे मेजरली प्रोड्यूस होता है। मेज सेम चीज है, वही देखिए इसी को बोलते हैं मेज। ये मकई है, इसका खेत हो रहा है, और ये इसका इस तरह से, मतलब इसी से हम लोग बनाते हैं स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, ये वही चीज है। हाँ, इसमें बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हम लोग ना मॉडर्न मेथड्स यूज करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स, HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते हैं, इरिगेशन सिस्टम से, फर्टिलाइजर से, ताकि इसका प्रोडक्शन अच्छा से हो सके, अच्छा मात्रा में हो सके। और ये बस इसमें कॉमन चीज ये कि ये जनरली खारिफ में होता है, लेकिन ये बिहार में ना राबी के टाइम में भी इसको लगाया जाता है खेत में। बस इसका यही एक यूनिक पॉइंट है, ये रबी के टाइम में भी यूज होता है, मतलब इसमें इसका खेती होता है, लेकिन बिहार में सिर्फ, बाकी जगह नहीं। अगला है पल्सेस, दाल। शायद सभी को ही जानता होगा, दाल हर लोग खाता है। दाल का कितना, दाल में प्रोटीन होता है, दाल में कितना न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है कि दाल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और दाल के बिना तो हमारा भोजन इनकम्प्लीट है, फूड। तो पल्सेस, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन वर्ल्ड। इंडिया जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी। इंडिया सबसे अधिक पैदा भी करता है और सबसे अधिक इस्तेमाल भी करता है पल्सेस का। ये क्या होता है? मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं, मतलब जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उसमें। और ये बहुत ज्यादा इसका मतलब इसका बॉडी में इम्पैक्ट है, इससे बॉडी बहुत हेल्दी रहता है। और कौन कौन तरह का दाल होता है? तूर दाल है, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, पीज एंड ग्राम। हमको आज तक कंफ्यूजन रहता है कौन कौन दाल है, लेकिन इतना तरह का दाल होता है। पल्सेस आर द मोस्टली क्या होता है? ग्रोन इन द रोटेशन क्रॉप। ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार होता है, ये जनरली रोटेशन क्रॉप में होता है कि एक बार ये हुआ तो फिर एक बार ये हुआ, मतलब ये रोटेशन में होता है। और ये बहुत अच्छा होता है सॉइल का फर्टिलिटी को रिगेन करने में। इसको लिग्यूमिनस प्लांट भी बोलते हैं, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये कुछ नहीं है, सॉइल का, सिंपल भाषा में सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अगर एक बार चावल लगा है तो एक बार हम लोग दाल लगा देंगे, तो वही बोल रहा है क्रॉपिंग पैटर्न, रोटेशन। एक बार इसको रोटेट कर देंगे, एक बार चावल, एक बार दाल, फिर गेहूं, फिर दाल, तो ये रोटेशन कर देना, इसी को बोलते हैं रोटेशन क्रॉपिंग। ताकि मेरा सॉइल का फर्टिलिटी वापस आ जाए और मेरा सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा रहे, रिगेन हो जाए। ये वही बताना चाह रहा है कि सॉइल का फर्टिलिटी मेरा आ जाता है इससे। मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी है और कर्नाटक है। वही चीज है पल्सेस, देखिए बोले ना, ये शायद चना का दाल है, ये पीज है, और ये शायद चना है। तो ये बस पिक्चर के फॉर्म में सेम चीज वही लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ सके। अगला फूड क्या है? फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। एक होता है अनाज, अनाज के अलावा, जैसे कि ईख अनाज के रूप में नहीं, मतलब खाते हैं, मतलब पीते हैं, लेकिन उसको अनाज के रूप में हम लोग नहीं रखते, उसको हम लोग कैटेगरी बांट दी है। तो वही बोल रहा है, ये शुगर केन है, वही बोल रहा है कि फूड ग्रेन्स के अलावा क्या है, तो इसको हम लोग अलग एक कैटेगरी में रखिए, उसको बोलते हैं शुगर केन। तो शायद शुगर केन तो सब लोग देखे होंगे। ईख जिसको बोलते हैं गन्ना की खेती। तो गन्ना का फीचर्स क्या? हम लोग उसको पीते हैं, उसका जूस, उससे बनता है गुड़, उससे बनता है शुगर कैन, उससे बनता है शुगर, उससे बनता है
बहुत सारा उससे बनता है प्रोडक्ट। एक उससे बनता है, आई फॉरगेट द नेम, बट उससे बहुत सारा चीज बनता है, गुड़ से मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैगरी, जैगरी भाई उसी को बोलते हैं। इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, मतलब ये ऐसा है कि ट्रॉपिकल में भी होता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। इसका कोई फिक्स नहीं, मतलब ट्रॉपिकल मतलब क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हुआ है, मतलब कंट्री, सिंपल सा भाषा में। और सब ट्रॉपिकल मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर में, तो मतलब सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में ये इसका खेती होता है। इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, मतलब हॉट भी चाहिए और ह्यूमिड भी चाहिए टेम्परेचर, और मतलब क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर कितना 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए, 75 से 100 पानी चाहिए इसको। और ये बहुत तरह की मिट्टी पे होती है, इसके लिए कोई फिक्स मिट्टी नहीं है कि ये एलुवियल सॉइल पे होगा, ब्लैक सॉइल पे होगा, रेड सॉइल पे होगा, नहीं, ये वेराइटी ऑफ सॉइल पे हो सकता है फसल इसका। नीड मैनुअर लेबर फ्रॉम, हाँ इसमें लेकिन मशीन से नहीं उतना होता, इसमें लोग खुद लेबर करके होता है। ये कैसे होता है, इसमें लोग ना गन्ना को काट काट देते हैं, बीच में एक मेथड है, और उसको जमीन के अंदर रूप देते हैं, मतलब सोन कर देते हैं, ताकि वो पूरा एक बड़ा सा फसल आता है। तो वही बोल रहा है कि इसमें नीड मैनुअल लेबर एंड सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। तो इसमें वही बता रहे, इसमें थोड़ा सा मैनुअल लेबर होता है, मतलब ज्यादा इसमें लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि कटाई से लेके जब इसको हम लोग सोन करते हैं, जब इसको हम लोग रोपते हैं, तो वही बता रहे हैं। और इसका क्या क्या इसका यूजेस है, मतलब इसमें क्या क्या इसका मेन सोर्स है, मतलब शुगर केन से क्या क्या बनता है, शुगर बनता है, चीनी, गुड़ बनता है, जेगरी, खंसारी एंड मॉसलेस, ये उसका टाइप है, बस चीनी का टाइप ही होता है उस टाइप का चीज से, इससे इसका मतलब प्रोडक्ट बनता है। और ये इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील। ब्राजील मेरा पहला है, इंडिया सेकेंड है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। शुगर केन वही चीज है, देखिए ये बना हुआ है, गुड़ है, ये शुगर केन है, इसका खेती हो रहा है। बस इसको एक पिक्चर फॉर्म में बताया जा रहा है ताकि आपको समझ आ सके कि ये कैसा होता है। ठीक है, अगला क्या, वाइल्ड सीड्स को बोलते हैं तिलहन। वाइल्ड सीड का मतलब होता है जो हम लोग यूज करते हैं ना, रिफाइंड तेल, जैसे कि सनफ्लावर हो गया या सोयाबीन ऑयल हो गया, मतलब वो सोयाबीन जो सोयाबीन ऑयल जो होता है तेल, उसको बोलते हैं वाइल्ड सीड, मतलब उसको बोलते हैं तिलहन। जैसे कि सनफ्लावर का सीड हो गया, कोकोनट का तेल हो गया, सोयाबीन है, तो ये उसका तेल, नारियल तेल, सनफ्लावर तेल, कॉटन का सीड, मतलब ये उसी को बोलते हैं वाइल्ड सीड, जहां से तेल निकलता है। तो डिफरेंट वाइल्ड सीड्स आर ग्रोन इन डिफरेंट एरिया, मतलब बहुत सारा एरिया होता है, और ये अप्रोक्स 12% टोटल क्रॉप का करता है, मतलब जितना क्रॉप, मतलब जितना में हमारा क्रॉप होता है उसका 12% हिस्सा में वाइल्ड सीड्स होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना। और मेन वाइल्ड सीड्स कौन कौन है, मतलब मेन वाइल्ड सीड्स क्या क्या होता है इंडिया में, तो ग्राउंड नट्स है, ये ग्राउंड नट्स क्या होता है, ये खारिफ क्रॉप है, मैंने बताया था, और ये अकाउंट हाफ ऑफ द मेजर सीड्स, मतलब इससे भी तेल निकलता है, और ये मैक्सिमम इससे, मतलब वाइल्ड सीड जो होता है आधा वाइल्ड सीड्स तो आपको ग्राउंड नट से ही निकलता है। और गुजरात इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर मस्टर्ड है, मस्टर्ड क्या होता है, सरसों, ये रबी क्रॉप है। सीसम, ये तिल तरह का, उससे भी तेल निकलता है, ये खरीफ क्रॉप है। इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ, ये कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है कि कहीं इसको खरीफ बोलते, कहीं इसको रबी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉर्थ में खरीफ के टाइम में लगता है, या उस टाइम में खरीफ के टाइम में होता है, और साउथ में रबी के टाइम में। कैस्टर्ड सीड्स क्या होता है, बस एक तरह का सीड्स है, आप देखिएगा आगे इसका पिक्चर है। तो ये बोथ में होता है, रबी एंड खरीफ में। लिग्नेज में क्या हो, रबी क्रॉप है। ये इसका एग्जांपल्स है कि यहाँ से तेल निकल, जहां से तेल निकलता है, वाइल्ड सीड्स निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग वाइल्ड सीड्स, बोलते हैं तिलहन, तिलहन जहां से तेल निकलता है। तो कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कॉटन सीड्स हो गया, और मेरा सनफ्लावर हो गया। टी क्या होता है, चाय, शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट बेवरेज है, ये लोग इसको शौक से पीते हैं। तो चाय जो है वो ब्रिटिश के टाइम से ही फेमस है इंडिया में, उस टाइम से ही जनरली इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसके लिए कैसे चाहिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, लेकिन इसके लिए फर्टाइल लैंड चाहिए और वेल ड्रेन्ड सॉइल, मतलब उसमें बहुत अच्छे से होना, फर्टाइल होना चाहिए, और उसमें बहुत अच्छे से पानी पटा होना चाहिए, मतलब वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इसमें हाई रिच होना चाहिए, मतलब ह्यूमस उसमें होना चाहिए, उसमें
न्यूट्रिशन होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तब जाकर उससे चाय होगा। जैसे कि बोलते हैं चाय का खेती तो जनरली कहाँ असम में होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है, उस साइड में ऊपर में, वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा रहता है और वहाँ पे पानी भी है, और वहाँ पे सबसे बड़ी बात वहाँ का सॉइल फर्टाइल है, तो इसलिए उस एरिया में होता है। और इसको कैसा चाहिए, टी बस, मतलब इसको फ्री क्लाइमेट चाहिए, मतलब फ्रॉस्ट फ्री, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि बर्फ पड़ रहा है, मतलब धुंधला, मतलब उसको बोलते हैं ना फ्रॉस्ट फ्री, मतलब होता है कुहासा मुक्त, कि कुहासा नहीं होना चाहिए, उससे मेरा चाय खराब होता है, मतलब पूरा उजाला टाइप का दिन होना चाहिए। और ये लेबर इंटेंसिव, इसमें मशीन उतना यूज नहीं होता, ये पूरा लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे मजदूर लोग ही काम करके, जनरली लेबर से ही ज़्यादा काम होता है। और ये कहाँ का होता है प्रोड्यूस, असम हिल में मैंने बताया, ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये वेस्ट बंगाल में होता है ऊपर में ना, वेस्ट बंगाल में वही, और तमिलनाडु और केरला, यहाँ मेरा चाय होता है। अगला क्या है, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ये भी हम लोग पीते हैं, ये भी क्या है, सेकेंड मोस्ट बेवरेज है, पहला चाय हो गया, फिर सेकेंड क्या हो गया, कॉफ़ी। यमन कॉफ़ी ये नाम है जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, कॉफ़ी भी का टाइप है, लेकिन जो इंडिया में आता है उसको बोलते हैं यमन कॉफ़ी बोलते हैं। इसका ग्रेट डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। और ये इंडिया में कहाँ होता है, इंडिया में कल्टिवेट होता है बाबा बुदान हिल्स कन्फाइंड टू नीलगिरीज कर्नाटक। कहाँ होता है, बाबा बुदान हिल। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उन्होंने ही कॉफ़ी का इंट्रोडक्शन किया था, उन्होंने ही कॉफ़ी लाया था इंडिया में, इसीलिए इसका नाम है बाबा बुदान हिल। ये जगह का नाम है कर्नाटक में, हिल एरिया में जहाँ पे ये होता है, नीलगिरी हिल्स में होता है ये, कर्नाटक में, केरला में भी होता है और तमिलनाडु में भी होता है। कॉफ़ी यही है, देखिए कॉफ़ी का खेती हो रहा है, ये कॉफ़ी का सीड्स है, ठीक है। और इंडिया जो है ना 4% वर्ल्ड कॉफ़ी में इसका कंट्रीब्यूशन, इंडिया का 4% कॉफ़ी में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इंडिया में यमन कॉफ़ी बोलते हैं इसको, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी होता है इंडिया में, और इसका डिमांड भी पूरे वर्ल्ड में है। बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी मैंने बताया। और अरेबिका वेराइटी इनिशियली बॉट फ्रॉम यमन, एक्चुअली ये अरेबिका वेराइटी है जो यमन से लाया गया, इसीलिए बोलते हैं इसको यमन कॉफ़ी। ये बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी होता है और वेराइटी, और इस तरह का कॉफ़ी पूरे इंडिया में तो खैर डिमांड है ही, और ये पूरे वर्ल्ड में भी डिमांड है इसका। रबड़ क्या होता है, रबड़ नॉन ईटिंग फूड है, मतलब ये भी एक तरह का, मतलब क्या बोलेंगे, क्रॉप है, लेकिन ये नॉन ईटिंग क्रॉप है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कैसा क्रॉप है जो हम लोग खाते नहीं है, तो रबड़ है। इसको कैसा चाहिए, इक्वेटोरियल टेम्परेचर चाहिए। इक्वेटर पे कैसा होता है, पूरा गर्म, इक्वेटर मतलब इक्वेटोरियल टेम्परेचर चाहिए। और ये अंडर स्पेशल, ये इसका खेती स्पेशल कंडीशन में होता है। देखिए कैसा हो रहा है रबड़ की खेती, यहाँ काट देंगे तो वाइट कुछ आता है, इसको बोलते हैं रबड़। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है, और ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब जनरली ये इक्वेटर, जहाँ मतलब इक्वेटर के पास का ये मतलब खेती वाली, मतलब इक्वेटर का क्रॉप है, मतलब जहाँ पे इक्वेटर के पास का ये क्रॉप है जहाँ पे हीट ज्यादा होता है, मतलब जनरली। इसको कैसा चाहिए, मॉइस्ट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, और टेम्परेचर एवं 25 डिग्री, टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, और ह्यूमिड टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट, और मॉइस्चर भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मतलब ये बहुत सारा इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, जैसे टायर, रबड़, ट्यूब्स, चप्पल, सैंडल्स, तो ये सब बहुत, रबड़ जो है ना ये बहुत सारा चीज के लिए ना, रॉ मटेरियल के लिए बहुत सारा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। तो ये कहाँ होता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गारो हिल्स, मेघालय में। और इंडिया का 5वां रैंक है रबर में प्रोड्यूस करने में। यही बता रहा है कहाँ कहाँ होता है रबर इस्तेमाल। देखिए ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स मैंने बताया, टायर्स में, ट्यूब्स में। फिर साइकिल में यूज होता है, कैमल बैग्स में यूज होता है, फुटवेयर्स में, बेल्ट्स में, कुछ गुड्स में यूज होता है, पैकिंग के लिए बहुत जगह इसका यूज होता है रबड़ का। अगला आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, जहां पे फल और सब्जी उगता है एक साथ, हॉर्टिकल्चर बेसिक उसी को बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जहाँ पे फल और सब्जी एक साथ उगता है एक ही फार्म में, और वहां पे अगर खेती बाड़ी भी हो रहा है, गाय भैंस भी पाले, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एक टर्म को बोल दी एनिमल हस्बेंड्री। वहां पे गाय भैंस का भी काम हो रहा है, खेती बाड़ी भी हो रहा है, फसल भी हो रहा है, सब कुछ, तो उसको एक बड़ा सा टर्म हो गया है एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जहां पे दोनों चीज एक साथ होता है, मतलब फसल भी, मतलब फल भी और सब्जी भी, जो हम लोग खाते होते हैं। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मतलब इंडिया में ना दोनों, इंडिया का जो क्लाइमेट है ना बहुत यूनिक है, इसलिए बोलते हैं इंडिया इज अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया हैविंग ग्रेट क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह का फसल होता है, ट्रॉपिकल भी और टेम्परेट फ्रूट्स भी, दोनों तरह का होता है।
ट्रॉपिकल मतलब जो हो गया जो ऊपर में पाया जाता है ठंडा इलाका में, जैसे कि फल हो गया, सेब हो गया, वो कहाँ पाया जाता है? उधर सेब कश्मीर से। और गर्मी जहाँ पे है, जैसे कि आपको उधर हो गया तमिलनाडु में या केरला में, जहाँ पे 200 ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, यूपी में, तो वहाँ पे टेम्परेट फूड्स भी पाया जाता है। मतलब वही बोला कि यहाँ पे दोनों तरह का फल पाया जाता है। जैसे मेजर क्रॉप्स क्या क्या मेरा है? पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, सब मतलब फेमस हॉर्टिकल्चर। मतलब ये कुछ कुछ ऐसा फसल है जो उसको सब कुछ जानता है। आलू, प्याज, बैगन, तो ये सब क्या है? कॉलीफ्लावर, बंधा गोभी, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का फल है, सॉरी सब्जी है। तो मैंने बताया ना, फल और सब्जी एक साथ होता है, तो उसी को बोलते हैं मेरा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो जैसे कि अब आ गया फल, तो मैंगो कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, और आंध्र प्रदेश में होता है, तेलंगाना में, यूपी में और वेस्ट बंगाल। ऑरेंज कहाँ होता है? नागपुर ऑरेंज, बहुत आप लोग सुने होंगे। चेरापूंजी में भी होता है, मेघालय में। मतलब वो बनाना कहाँ होता है? केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में एंड तमिलनाडु में। लीची एंड गुआवा यूपी एंड बिहार। पाइनएप्पल मेघालय। ग्रेप्स का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सब क्या है? जैसे काजू किशमिश हो गया, पिस्ता बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सब कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। मैंने बताया ना एप्पल्स भी, वो ठंडा इलाका में। इसको बोलेंगे, ये कैसा फल हो गया? इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल फल, मतलब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। और टेम्परेट का मतलब जो गर्म इलाका में पाया जाता है। तो इंडिया में तो दोनों है। अब जो पहले, तो थोड़ा देर पहले बताया ना कि नॉन फूड क्रॉप्स है, मतलब इसको लोग खाते नहीं है, लेकिन वो भी फूड क्रॉप्स है। मतलब वो भी कहीं ना कहीं ये ऐसा क्रॉप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है हमारी लाइफ में और हमारे जीडीपी के लिए। तो ये नॉन फूड क्रॉप है। पहले फूड क्रॉप में क्या हो गया? राइस, व्हीट, ज्वार, बार्ली, मेज, पल्सेस। लेकिन नॉन फूड क्रॉप क्या है? रबर, फाइबर, कॉटन, जूट, ये सब क्या है? नॉन फाइबर है, मतलब नॉन फूड है। मतलब इसको हम लोग यूज नहीं करते, इसको हम लोग खाते नहीं है। रबर क्या है? इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। इट रिक्वायर्ड, मैंने बताया, इसको मॉइस्चर टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड चाहिए क्लाइमेट, पानी 200 सेंटीमीटर से चाहिए, और टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री से अधिक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है बहुत सारा इंडस्ट्रीज के लिए। रबर इंडस्ट्रीज, टायर के लिए, ट्यूब्स के लिए, सैंडल्स के लिए, लेदर के लिए। तो वही सब बता रहा है। मेनली कहाँ होता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गारो हिल्स, तो यहाँ ये प्रोड्यूस होता है। फाइबर का मतलब क्या होता है? बोलते हैं फाइबर, कपड़ा। कॉटन, कॉटन, जूट, मतलब कॉटन जूट जो होता है, जो बोलते हैं ना कॉटन फाइबर, मतलब होता है एक हिंदी इसका टर्म नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब होता है कि जो कॉटन, जो फाइबर जो होता है नहीं, फैब्रिक, कपड़ा, फैब्रिक, उसी को बोलते हैं फाइबर। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्पो और नेचुरल सिल्क्स आर द 4 मेजर फाइबर। मतलब फाइबर क्रॉप का मतलब जैसे कि कॉटन, जूट और हेम्पे, और ये सब क्या है? सिल्क। ये सब क्या है? मेरा फाइबर है, जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं। तो उसी का ये उदाहरण है फाइबर का। तो इसी में क्या है कि नेचुरल सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून्स। तो ये जो नेचुरल सिल्क होता है ना, बोलते हैं सिल्क वर्म से मिलता है, जो मलबरी लीव्स खाते हैं, तो वहाँ से मिलता है। तो वही बता रहा है कि नेचुरल सिल्क जो होता है, मतलब जो प्रोड्यूस होता है, वो क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स फ्रॉम सिल्क वर्म। वो सिल्क वर्म से मिलता है जो मलबरी लीव्स खाते हैं, जो मतलब जो मलबरी के पेड़ पे होते हैं वो खाते हैं, तो वहाँ से मिलता है ये सिल्क। और रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क, मतलब सिल्क को पालना, सिल्क को मतलब सिल्क वर्म को पालना, उसकी उसको मतलब उसको पालना, या उसको मतलब उसका यूज़ करना। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ताकि उससे सिल्क मिल सके, तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ये प्रोसेस होता है, जैसे कि सेरीकल्चर, फिशिकल्चर, एपीकल्चर, ये सब क्या है? ये सब मेरा नाम दे दिया। फिशिकल्चर मतलब जहाँ पे फिश का होता है रेयरिंग, एपीकल्चर जहाँ पे हनी का होता है, हनी बीज का। तो ये सब क्या है? ये सब उसका टर्म दिया है। उसी तरह सेरीकल्चर मतलब जहाँ पे सिल्क वर्म का, जहाँ पे रेयरिंग होता है, जहाँ से हम लोग सिल्क निकालते हैं सिल्क वर्म से। कॉटन तो पता है इसको कि कॉटन का कपड़ा पहने हैं। कॉटन कितना इंपॉर्टेंट रखता है? कॉटन कहाँ होता है? ब्लैक सॉइल में होता है, महाराष्ट्र रीजन में, एमपी में। तो ये कॉटन का एक खरीफ क्रॉप है, और इसको कैसा चाहिए? टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, और 210 दिन चाहिए इसको फ्रॉस्ट फ्री। फिर फ्रॉस्ट फ्री का मतलब होता है कि कुहासा फ्री, मतलब बिल्कुल धुंधला अंधेरा नहीं होना चाहिए, मतलब कुहासा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें क्या होता है? ये कॉटन खराब हो जाएगा। और पानी भी हल्का, पानी भी बहुत नहीं तो मॉइस्चर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो पानी भी हल्का होना चाहिए, और 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री। मतलब फ्रॉस्ट फ्री का एक सिंपल मतलब होता है कि कुहासा उस टाइप का नहीं, मतलब पूरा का पूरा टेम्परेचर वाला दिन और सनी डे होना चाहिए। ब्राइट सनशाइन, बोले ना, ब्राइट सनशाइन विथ ग्रोथ।
कॉटन ग्रोज एज वेल, मतलब ये वही है कि ब्लैक सॉइल में होता है, दक्कन एरिया में, दक्कन प्लेट्यू में, गुजरात में और महाराष्ट्र रीजन में, उसको बोलते हैं मराठावाड़ा बोलते हैं, उस रीजन में होता है क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा है। और ये कहाँ से आता है? इग्नियस रॉक से बनता है, सॉरी लावा से बनता है। जब लावा बाहर निकलता है तो उससे बनता है ब्लैक सॉइल। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जूट क्या है? जूट बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्रॉप है, कैश क्रॉप है। मतलब कैश क्रॉप मतलब होता है नकदी फसल, मतलब उसको बेचेंगे फट से पैसा मिल जाएगा, इसको हर लोग को इसका जरूरत होता है। जूट हर जगह यूज होता है। जूट का बैग बनता है, जूट का रस्सी बनता है, रोप। तो जूट जो है ना, जूट का बैग बनता है। जैसे कि जूट में जो हम लोग अनाज लाते हैं बोरा में, वो क्या हो, जूट का होता है। अब प्लास्टिक आने लगा, लेकिन पहले अभी भी आता है जूट का। तो जूट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर। बोले ना गोल्डन फाइबर, ये उस तरह का दिखता है, चमकीला रंग का। इट ग्रो ऑन फर्टाइल लैंड, ये फर्टाइल लैंड पे आता है, मतलब ये होता है इसका खेती। और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। और ये फ्लड रीजन होता है, जहाँ फ्लड आया है, जहाँ पे मतलब पानी मार्सी लैंड, जहाँ पे मतलब मार्सी लैंड है, जहाँ मतलब दलदला टाइप का जमीन है, जहाँ पे फ्लड एरिया है, वहाँ पे होता है। इट इज यूज फॉर गनी बैग्स, मेट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट, वही चटाई के लिए, यार्न बनाने के लिए, यार्न मतलब रस्सी बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, मैट मतलब बनाने के लिए। और यार्न का मतलब होता है किसी के लिए प्रोडक्ट के लिए, किसी के कपड़ा में भी इस्तेमाल होता है जूट फॉर फैशन। कौन कौन सा मेजर स्टेट्स है प्रोड्यूस करना? वेस्ट बंगाल है अपना, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। कॉटन जो मैंने बताया, कॉटन देखिए, कॉटन इसको बोलते हैं, आप तो जानते ही हैं। ये कॉटन का खेती देखिए ऐसा होता है, सनशाइन दिन है, पूरा बड़ा बड़ा कॉटन आ रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉटन। बस मैंने ये फिगर दिखाया था कि आप समझ पाए। इंडिया जो है ना, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन के पूरे वर्ल्ड में। और ये रॉ मटेरियल बहुत सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑब्वियस होगा ना, क्योंकि हर जगह कपड़ा बन रहा है तो इसी से बनता है। ये धीरे इसका प्रोसेसिंग होगा, धागा बनेगा, यार्न बनेगा, फिर लास्ट में ये कपड़ा के रूप में एज ए फिनिश गुड हम लोग पहनते हैं। और ये ओरिजिनल होम जो बोलते हैं ना कॉटन प्लांट, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडिया ही कॉटन का मतलब घर है। मतलब कॉटन का मतलब इसका कॉटन का ओरिजिन यही से हुआ, मतलब कहीं ना कहीं यही बोल रहा है कि इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम कॉटन प्लांट। मतलब कॉटन का प्लांट इंडिया में ही हुआ। ऐसे बोलते हैं खादी, ऐसे भी महात्मा गांधी के कहना है कि खादी का ये चरखा चलाइए। तो कॉटन कहीं ना कहीं हमारे देश से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बहुत पहले से। इसको ये खरीफ क्रॉप है, इसको 8 से 10 महीना लगता है मैच्योर होने में, है ना। तो ये इसका फीचर्स है। नॉन फूड क्रॉप में जूट मैंने बताया ना उस समय कि ये गोल्डन फाइबर इसको बोलते हैं। इसको पूरा फर्टाइल लैंड चाहिए, देखिए ऐसा ही होता है। और ये इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, और कहाँ कहाँ होता है, तो वही बता रहे, बस इसका फिगर है ताकि आपको समझ आ सके। अब टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या, मतलब क्या क्या बदलाव आया ताकि मेरा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। कभी हमारे देश में खाने पीने का दिक्कत था, मतलब हमारे देश में ऐसा हाल था कि खाना नहीं था, हम लोग बाहर से मंगाते थे, मतलब बाहर से मिलता था हमको एज अ, मतलब जो बोलिए एज अ डोनेशन मिलता था। अब तो हमारे पास बहुत सारा अनाज, अब हम लोग बाहर भेजते हैं अनाज, बाहर देश में। तो कैसे भेज पा रहे हैं बाहर देश में? हमारे पास बहुत ज़्यादा अनाज है। तो वही बोल रहा है कि ये इंडिया मतलब टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल में ऐसा ऐसा क्या क्या रिफॉर्म हुआ, इंस्टीट्यूशन में क्या क्या रिफॉर्म हुआ, तो हम लोग का अनाज इतना ज़्यादा होने लगा, हम लोग अनाज बाहर भेजने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। तो एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। पता है कि ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर अभी थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो पहले, अभी तो 18 या 19% है हमारा जीडीपी का। पहले एग्रीकल्चर का रोल ये था कि 60% अभी भी कहीं ना कहीं ये रोजगार देता है लोग को, 60% होते हैं लाइवलीहुड। सो दिस सेक्टर इज नीड सीरियस टेक्निकल। तो इसीलिए इस सेक्टर में ना कुछ टेक्निकल रिफॉर्म लाना था। ये नहीं कि पहले की तरह कि पानी आएगा तब खेत में खेती होगा, नहीं, फसल वैसा। अब उसमें कुछ बदलाव चाहिए, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा एडवांस। वही बोला कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, उसमें कुछ बड़ा बड़ा मशीन्स, ट्रैक्टर्स, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, मैनुअर्स, केमिकल्स, बायो फर्टिलाइजर्स क्या क्या डाले कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए। HYB सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो वही इसमें सबसे बड़ा योगदान है ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसको हम बोलते हैं हरित क्रांति, जो पूरा खेती को चेंज कर दिया। मतलब पूरा खेती बाड़ी जो था उसको पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा इंप्रूव कर दिया एग्रीकल्चर को। जब ये 1966 के बीच में हुआ था, 1966 के बीच में हुआ था, तो उस बीच में ऐसा बदलाव आया।
तो उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। HYB सीड्स है, HYB सीड्स क्या होता है, HYB हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड, मतलब वो क्या है, कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में और कम फर्टिलाइजर में ज़्यादा फसल उगेगा और उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो वो टेक्नोलॉजिकली में एडवांस हुआ है। तो कौन कौन सा बहुत सारा गवर्नमेंट भी स्टेप लेता है, जैसे कुछ स्कीम्स है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसमें बहुत सारा ना गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम लॉन्च किया, बहुत सारा फैसिलिटी लॉन्च किया ताकि मेरा किसान को फ़ायदा पहुंच सके। क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है, किसान को एक कार्ड मिलता है, उस पर बहुत सारा लोन ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है फसल खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर्स के लिए या बहुत सारा उसका पर्पस के लिए। जैसे एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी है, कुछ मान ली फसल खराब हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए भी स्कीम है। तो सरकार भी अपने अपने साइड से बहुत ज़्यादा स्कीम लॉन्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है फार्मर को कि ताकि फार्मर भी आगे बढ़ सके, कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सके। बहुत सारा सब्सिडी मिलता है, बहुत सारा सब्सिडी मिलता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स पे, यूरिया पे। बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी लॉन्च किया ताकि लोगों को पता चल सके कि ये खेती कब करना चाहिए। खासकर रेडियो पे, टेलीविज़न पे इसका प्रशासन, इसका मतलब ब्रॉडकास्टिंग होना, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये खेती इस टाइम पे करना चाहिए, इसमें इतना फ़ायदा, इसमें इतना नुकसान है, पानी चाहिए, ऐसे चाहिए। तो बहुत सारा रिवर वैली प्रोजेक्ट भी आया, इरीगेशन सिस्टम बना, कैनाल्स बना, तो इससे मेरा किसान लोग को फ़ायदा हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा हुआ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है, जैसे कि फसल अगर उगा, कुछ किसान मान लीजिए प्याज उगाया, तो किसान को प्याज मान लीजिए उगाने में उसको खर्चा हुआ 5 रुपया पर केजी, तो सरकार फीस कर दिया कि 20 रुपया केजी से कम में कोई नहीं खरीदेगा। वही तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना तो उसको मिलना ही चाहिए। 20 की जगह 50 में भी बेच सकता है, लेकिन 20 रुपया तो उसको मिलना ही चाहिए। वही MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया कि आइए मंडी में हम खरीदेंगे 20 रुपये से, मतलब 20 रुपये किलो, इससे कम में आपको नहीं बेचना है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था कि लोग कहीं बिचौलिया, मिडिल मैन को बेच देते थे और अपना नुकसान होता था। लेकिन अभी जब भारत सरकार का ऐसा स्कीम आया, लॉन्च हुआ, तो गवर्नमेंट बहुत हेल्प मतलब इनको हेल्प हो पा रहा है इस MSP से, ताकि ये लोग अपना फसल को बेच पाए उस दाम पे, ताकि मेरे फार्मर का एक्सप्लॉटेशन ना हो पाए। अगला क्या, वही देखिए ऐसा होता है किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत सारा स्कीम लॉन्च हुआ, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, वही चीज़ है। और बहुत सारा रेडियो टेलीविज़न पे इसको बताने लगा ताकि लोग में अवेयरनेस हुआ, कैंपेनिंग चला, लोगों में जागरूकता फैला। जो टेक्नोलॉजी रिफॉर्म वो कहाँ से है, पहला तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उस समय बीच में, उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रीन, हरित क्रांति। उसमें HYB सीड्स आया, फर्टिलाइजर्स आया, नया तरह का मैन्योर्स आया, फिर आपको मशीन्स आया, ट्रैक्टर आया, थ्रेसर्स आया, बहुत तरह नया तरह का मतलब इरिगेशन सिस्टम्स आया। तो उससे भी ना मेरा डेवलपमेंट हुआ। फिर एक 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म आया था कि क्या हुआ, भारत सरकार ने कहा कि लैंड अब सबका है, लैंड किसी एक आदमी का नहीं। लैंड पहले था ना, पहले इसमें एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लगा कि अब ज़मीन सबका हो जाए, मतलब सबको बराबर मिलेगा लैंड, मतलब सबको लैंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास 500 एकड़ है और किसी के पास आधा एकड़ भी नहीं। तो वही इसी बीच में एक रिफॉर्म आया था। तो उस रिफॉर्म के चलते भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ फार्मर को। फिर लैंड होल्डिंग जो था, वही कि किसके पास कितना लैंड होल्डिंग, उस सबको हटाया गया और ये सब में बांटा गया। इसके पीछे कहानी भी है, भूदान आंदोलन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुआ। फिर 1960-70 में इंडियन गवर्नमेंट खुद आगे बढ़ा टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म करने के लिए, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आया। फिर वाइट रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन मतलब दूध के लिए, मिल्क में आया। वाइट रेवोल्यूशन दूध के लिए और ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए। तो इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में आते गया, फिर इस तरह से मेरा डेवलपमेंट हुआ और आज भारत में एक्सपोर्ट करने लगा एग्रीकल्चर, मतलब फूड ग्रेन्स को, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो वही बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन है, फिर वाइट रेवोल्यूशन है। तो इस तरह से बहुत सारा ये भी आया कि क्लाइमेटीज जब आएगा, जैसे कि बाढ़ आ गया या कुछ भूकंप आ गया, तो उसमें आपको इंश्योरेंस मिलेगा कि हाँ आपको उसका लॉस का पैसा मिलेगा। बहुत सारा बैंक बना, एग्रीकल्चर बैंक, ग्रामीण रूरल बैंक बना, नाबार्ड बना, ताकि वो सपोर्ट कर पाए खेती बाड़ी को और वहाँ से लोन ले पाए लो रेट्स में। कोऑपरेटिव बैंक्स बना, ग्रामीण बैंक्स बना, तो ये सब कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए बना। वही बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये वही बता रहा है कि नेशनल GDP में कितना करता है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं। अभी भी 18 से 19% ना, 18 से 19% GDP में एग्रीकल्चर का ये योगदान है, इतना ज़्यादा। प्लस ये एग्रीकल्चर सबका रॉ मटेरियल है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ का फैक्ट्री का, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारा इंडस्ट्री का, रबर हो गया, रबर फैक्ट्री हो गया।
तो उस तरह से एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बताया कि 2010 से 11 में 52% था वर्कफोर्स, मतलब इस फील्ड में काम करता था, और ये सबसे ज़्यादा रोजगार इसमें था। अभी धीरे धीरे कम हो रहा है कि लोग अभी फील्ड चेंज कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ICAR बहुत सारा तरह का यूनिवर्सिटीज़ बना ताकि लोग इसमें आए और एग्रीकल्चर में और योगदान दें अपना, क्योंकि बीच में लोग हर लोग मतलब खेती बाड़ी करना छोड़ने लगा कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। तो इस तरह का बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बना, कॉलेज बना, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी बना, बहुत सारा नया नया सर्विसेज मतलब एनिमल हस्बेंड्री ब्रीडिंग सेंटर्स बना, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट फॉर रिसर्च, मतलब बहुत सारा इसमें डेवलपमेंट आया, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बना, जैसे कि पूसा था, फिर ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च बना, मतलब बहुत सारा चीज़ बना ताकि इसमें लोग आगे आए, इसमें भी इनोवेशन करें, इसमें भी रिसर्च करें, नया नया R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, इसमें नया नया टूल्स है, बहुत सारा मेट्रोलॉजी हुआ, बहुत सारा मतलब वेदर फोरकास्ट, मतलब बहुत सारा मेथड्स आ गए, जैसे कि वेदर फोरकास्ट हो गया, अब पानी पड़ेगा तो अब खेती हो सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी के लिए रिफॉर्म है। गवर्नमेंट बहुत सारा इनिशिएटिव लिया, बहुत सारा पॉलिसी लाया ताकि मेरा इंडियन एग्रीकल्चर इंप्रूव हो सके और मेरा डेवलपमेंट हो सके। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसमें बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रह गया जो बताया ना, लैंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि भूदान ग्राम दान करके एक चला था मूवमेंट, ठीक है ना। ये क्या है, ये विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था और इसको सपोर्ट किए थे महात्मा गांधी। इसमें बेसिकली यही रोल था कि जो भी है ना ज़मीन, जो भी ज़मीन है, जहाँ से जो बहुत ज़मीन लोगों के पास है, उस ज़मीन को सबको बांटना, मतलब सबको मिलना, इक्वली लैंड तो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं लैंड मिलना ताकि उसमें लोग खेती बाड़ी कर सके। फॉर गेटिंग अ लैंड टू ऑल पीपल, ताकि सब लोग खेती बाड़ी कर सके, जो भी लोग लैंड बोलते हैं लैंड होल्डिंग करके रखे, लैंड सबको बढ़ सके और सब लोग को लैंड मिले, सब लोग अपना खेती बाड़ी करें और एग्रीकल्चर हो पाए। तो इसमें एक जगह पे हुआ था भूदान करके, ये बेसिकली शायद गुजरात में ही हुआ था, तो वहाँ पे ये हुआ था और सब लोग को ज़मीन का मतलब ज़मीन मिला था। इसीलिए उस समय महात्मा गांधी और विनोबा भावे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस मूवमेंट को कंप्लीट करने में। इसमें खासकर उस किसान को बहुत फ़ायदा हुआ था जो लैंडलेस था, जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं था, जो किसी के खेत में काम करते थे, और वैसे ज़मींदार जो के पास बहुत ज़मीन था उनसे ज़मीन लिया गया। एक्चुअली वो सब इलीगल लैंड था जो ऑक्यूपाई हुआ था ब्रिटिश के टाइम में। तो ये धीरे धीरे ये इसमें रिफॉर्म आया। तो यही है भूदान गोदान रिफॉर्म, ग्रामदान रिफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था जब ये हुआ था। तो वी आर लाइव ऑन प्ले स्टोर, तो आप उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ भी ये सब कोर्सेज है, पेड अनपेड कोर्सेज है, आप देख सकते हैं। फॉर एनी असिस्टेंट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। योर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारा सोशल हैंडल, और थैंक्स फॉर योर वाचिंग दिस वीडियो। और कोई भी इशू है, क्वेरी है, आप प्लीज़ फीडबैक करें ताकि हम लोग और बेटर हो सके और इम्प्रूवमेंट हमारे कंटेंट में हो सके। थैंक यू।